चित्रा कुछ डरते हुए अनुराग से पूछती है, वो घूमती है? कौन घूमती है अनुराग जी? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, धर्मिका चित्रा जी, यहाँ पर धर्मिका घूमती है। अनुराग की बात सुनकर चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अनुराग जी को धर्मिका के बारे में कैसे पता चल गया। सब कुछ जानते हुए भी चित्रा अनुराग के सामने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे रखती है जैसे उसे धर्मिका के बारे में कुछ पता ही ना हो। चित्रा जानबूझकर अनजान बनते हुए नाटक के साथ कहती है, कौन धर्मिका अनुराग जी? आप किस धर्मिका के बारे में बात कर रहे हैं? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आपको धर्मिका के बारे में नहीं पता क्या चित्रा जी? वही धर्मिका जो यहाँ पर भटकती रहती है, उसी का तो खौफ है यहाँ पर। चित्रा अब खामोशी के साथ खड़ी रहती है। उसको देखकर अनुराग समझ गया था कि वो धर्मिका से अनजान थी। उसे धर्मिका के बारे में कुछ पता नहीं था। अनुराग चित्रा को एकटक देखते हुए उससे कहता है, लगता है आपको धर्मिका के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है ना ये जगह क्यों फेमस है, क्यों इसे भूली भटियारी महल के नाम से जाना जाता है? चित्रा जानबूझकर अनुराग को कुछ और ही बताते हुए कहती है, हाँ अनुराग जी, मुझे अच्छे से पता है कि क्यों इस महल को भूली भटियारी के महल के नाम से जाना जाता है। मुझे सिर्फ यही नहीं पता कि इस महल को भूली भटियारी महल के नाम से क्यों जाना जाता है, बल्कि मुझे तो इसका पूरा इतिहास पता है। चित्रा एक लंबी आह भरती है और फिर अनुराग से बोल पड़ती है, इस महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिकारगाह के तौर पर कराया गया था। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासक इसे शिकार लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसी स्थान पर जानवरों को मारकर भी रखा जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित पीर गैब और मालचा महल के साथ 3 शिकार लॉज का एक हिस्सा था। लेकिन तुगलक शासकों के बाद ये महल खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। अफवाहों के अनुसार इस स्मारक की देखभाल एक महिला करती थी जिसका नाम था बू अली भट्टी। उसी के नाम पर इस महल का नाम पड़ा था। आपको तो पता ही अनुराग जी, लोग यहाँ की बात वहाँ करते हैं और साथ में अपने मन से भी बहुत कुछ जोड़ देते हैं। जो सुनते हैं वो तो बताते नहीं, बल्कि अपने मन का कुछ और ही बता देते हैं। उसी तरह समय बीतने के साथ इसका नाम बिगड़ गया और लोग इसे भूली भटियारी के महल के नाम से जानने लग गए। कहते हैं वो भूली भटियारी की आत्मा आज भी इस महल की देखभाल करती है। उसे लगता है कि लोग इस महल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसी तरह समय बीतने के साथ इसका नाम बिगड़ गया और लोग इसे भूली भटियारी के महल के नाम से जानने लगे। कहते हैं वो भूली भटियारी की आत्मा आज भी इस महल की देखभाल करती है। उसे लगता है कि लोग इस महल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसी कारण वो किसी को रात में यहाँ पर घुसने नहीं देती है। और यदि कोई घुसता है तो अगली सुबह या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर सीधे उसकी यहाँ से लाशें निकलती है। अनुराग चित्रा से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही चित्रा फिर बोल पड़ती है, एक और अफवाह के अनुसार राजस्थान से आई भटियारिन जनजाति की एक लड़की रास्ता भूल गई थी और पनाह पाने के लिए वो इस महल में आ गई थी और यही इसी महल में उसने अपना दम तोड़ दिया था। अनुराग चित्रा को एकटक देखते हुए उससे कहता है, ये तो सिर्फ एक कहानी हुई चित्रा जी, पर इस महल से कई कहानियां किस्से जुड़े हुए हैं। इमारतें जितनी ज्यादा पुरानी होती हैं, उसके किस्से भी उतने ही ज्यादा और पुराने होते हैं। वैसे देखा जाए तो इस महल से कई किस्से जुड़े हुए हैं, पर एक किस्सा ऐसा है जिसे सब सच मानते हैं, धर्मिका का सच। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, कई लोगों ने धर्मिका को यहाँ पर भटकते हुए देखा है, उसके तड़पने की आवाज सुनी है। कहते हैं अपने इंतकाम की आग में वो आज भी इसी महल में भटक रही है। चित्रा अभी भी खामोशी के साथ ही खड़ी हुई थी। अनुराग उसे देखकर समझ गया था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अनुराग कहता है, धर्मिका एक ऐसी औरत है जो लोगों से उनका रूप, यौवन, तेज और प्राण छीनती है। कहते हैं धर्मिका की परछाई जिसके भी बदन पर पड़ती है वो अपना यौवन खो बैठता है। सिर्फ यौवन ही नहीं बल्कि अपने प्राण भी खो बैठता है। चित्रा जानबूझकर अनुराग के सामने डरने का नाटक करने लग जाती है। अनुराग चित्रा को धर्मिका के बारे में और बताते हुए कहता है, आपको पता है चित्रा जी, पहले ये धर्मिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो वो इस महल की रानी हुआ करती थी, रानी। पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक सुंदर रानी से धर्मिका बनना पड़ा। चित्रा तुरंत अनुराग से पूछ पड़ती है, क्या हुआ था उसके साथ अनुराग जी, क्यों वो एक रानी से धर्मिका बन गई? अनुराग चित्रा को सब कुछ बताते हुए कहता है, कहते हैं कि यहाँ पर एक राजा रहा करते थे जो काफी बूढ़े हो गए थे। आपको तो पता ही होगा, पुराने जमाने में बूढ़े राजा ही शादियां रचाते थे। राजा ने भी एक लड़की से शादी की, वो लड़की जो पूरे राज्य की सबसे सुंदर लड़की थी। कहते हैं कि उस लड़की की खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्य में भी फैले हुए थे। वो यहाँ की रानी बन गई। रानी तो जवान थी पर राजा बूढ़ा हो चुका था, अपना पुरुषत्व खो चुका था। वो रानी भला राजा से कैसे प्रेम कर सकती थी? उस बेचारी को तो मजबूरी में उस राजा से विवाह करना पड़ा। उस रानी को ही यहाँ पर काम करने वाले एक सेवक से प्रेम हो गया।
राजा जब भी शिकार करने जाता तो रानी अपने प्रेमी के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती थी। अनुराग एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरता है और फिर बोल पड़ता है। एक बार राजा जब शिकार पर निकला तो पर वो अपनी तलवार महल में ही भूल गया था, जिस कारण उसे बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। उस वक्त रानी अपने प्रेमी के साथ राजा के बिस्तर पर भोग विलास में लिप्त थी। राजा ने उस रानी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। जैसे ही अनुराग चुप होता है, चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अनुराग से पूछ पड़ती है, फिर क्या हुआ अनुराग जी? अनुराग चित्रा को एकटक देखते रहता है, जैसे उसे देखकर वो कुछ और ही सोच रहा हो। वो वहाँ पर होकर भी वहाँ पर नहीं हो। चित्रा फिर अनुराग से पूछती है, आप चुप क्यों हो गए अनुराग जी? बताइए ना, फिर क्या हुआ था जब राजा ने रानी को किसी और मर्द के साथ देख लिया? उसने रानी के साथ क्या किया? अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, आप क्या करती चित्रा जी? चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ अनुराग से पूछ पड़ती है, मैं क्या करती मतलब अनुराग जी? अनुराग चित्रा से कहता है, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है ना? केस फॉलो कीजिए दृश्यम 2 में, ओनली ऑन प्राइम वीडियो। मतलब ये चित्रा जी, अगर आप मुझे किसी और स्त्री के साथ देख लेती तो क्या करती? जैसे ही अनुराग चित्रा से ये सवाल पूछता है, उसे महाडायन का ख्याल आने लग जाता है। उसे याद आता है कि महाडायन ने भी तो अपने पति भक्षानर को कामेश्वरी के साथ संभोग करते हुए देख लिया था। अनुराग के सवाल पर चित्रा को अनुराग पर शक होने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग आखिर उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा था। कहीं अनुराग को भी तो उसके पूर्वजों के बारे में पता नहीं चल गया था। अनुराग चित्रा पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछता है, मैंने इतना कठिन सवाल भी नहीं पूछा है चित्रा जी कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रही। मेरा सवाल तो बहुत सीधा है, अगर आप मुझे किसी और लड़की के साथ देख लेती तो क्या करती? चित्रा कुछ सोचने के बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अनुराग से आंख मिलाकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ऐसी कभी समस्या खड़ी ही नहीं होती अनुराग जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि मैं कभी आपको प्यार की कमी महसूस ही नहीं होने देती कि आपको प्यार पाने के लिए किसी और के पास जाना पड़ता। चित्रा का जवाब सुनकर अनुराग चकित हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चित्रा का जवाब ऐसा होगा। चित्रा अनुराग को देखकर मन में सोचने लग जाती है, ये अनुराग जी मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये तो आज कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं। पहले मेरे मना करने पर भी यहाँ आना और अब यहाँ पर आकर मुझसे ऐसे सवाल करना, आखिर ये आज करना क्या चाहते हैं? चित्रा और कुछ सोच पाती उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, आप तो बहुत अच्छी है चित्रा जी, पर वो राजा बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो काफी अहंकारी था। जब उसने अपनी रानी को उसके प्रेमी के साथ भोग विलास वाली अवस्था में देखा तो उसने उसी वक्त अपनी तलवार से उस रानी के सामने उसके प्रेमी का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर उसने रानी को नहीं मारा। चित्रा अनुराग को बीच में ही टोकते हुए कहती है, उसने रानी को नहीं मारा, पर क्यों अनुराग जी? अनुराग तुरंत जवाब देता है, क्योंकि वो रानी को मौत से भी बुरी सजा देना चाहता था। आखिर उसने राजा को धोखा दिया था, फिर वो भला रानी को आसान मौत कैसे दे देता? चित्रा अनुराग से पूछती है, फिर उस राजा ने क्या किया? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, फिर उस राजा ने रानी को एक ऐसी सजा दी कि वो जिंदा होकर भी रोज मरती थी। उस राजा ने उसे सजा सुनाई कि उस रानी को नग्न करके रोज उस पर 100 कोड़े बरसाए जाए और उसके बाद उसके जख्मों पर तब तक नमक रगड़ा जाए जब तक उसकी चीखों से महल गूंज न उठे। रानी की सजा मात्र सुनकर ही चित्रा की रूह कांप जाती है। रानी के दर्द को महसूस करके उसके बदन में झुनझुनी छा गई थी। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब भी रानी पर कोड़े बरसाए जाते और उसके तड़पने की आवाज महल में गूंजती तो राजा के दिल को बड़ा सुकून मिलता था। ये सजा राजा ने रानी को आजीवन तक सुनाई थी। रानी रोज ये दर्द सहती, उसकी चीखों से महल गूंज उठता। उसकी सुंदरता, जिसका राजा दीवाना था, वो भी धीरे धीरे जाने लग गई थी। रानी का रूप यौवन सब चले गया था। सिर्फ उसके बदन पर ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी कोड़े बरसाए जाते थे राजा के कहने पर। बेचारी रानी भी कब तक कोड़ों का दर्द सहती। एक दिन आया जब रानी ने अपना दम तोड़ दिया। इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। चित्रा एकटक अनुराग को ही देखते रहती है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ता है, रानी की आत्मा ने उसका शरीर तो छोड़ दिया था, पर उसकी आत्मा यही इसी महल में रह गई थी और मरने के बाद वो रानी दर्मिका बन गई। वो दर्मिका जिसने सबसे पहले तो राजा को मारा और फिर उसके बाद महल के लोगों को। कोई नहीं बचा महल में। महल के अंदर जितने भी लोग थे उसने सबका यौवन छीन लिया ताकि वो पहले की तरह सुंदर हो जाए। पर यौवन एक बार चले जाता है तो फिर मरने के बाद भी कभी वापस नहीं आता है। कहते हैं वो रानी दर्मिका बनकर आज भी इसी महल में भटक रही है। जिस पर भी उस दर्मिका की परछाई पड़ती है उसका यौवन चले जाता है। मैं उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हूँ चित्रा जी। चित्रा डरते हुए कहती है, आप उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए, पर क्यों अनुराग जी?
अनुराग जवाब देता है, मैंने आपको शुरू में ही तो बताया चित्रा जी, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ ताकि एक अच्छी हॉरर कहानी लिख सकूँ। मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। चित्रा बड़बड़ाती है। सच कहते हैं कलाकार न सच में पागल होते हैं। अनुराग जी, आपको जरा भी अंदाजा है आप कहाँ गए हैं? कहानी लिखने के चक्कर में आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। कभी सोचा है अगर वो दर्मिका यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? एक्सपीरियंस तो छोड़िए, वो मार देगी आपको। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, वो मुझे नहीं मार सकती चित्रा जी। चित्रा फिर शक के साथ अनुराग से पूछती है, वो आपको नहीं मार सकती, पर क्यों अनुराग जी? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चित्रा जी, आपको क्या लगा मैं इतना नादान हूँ कि खाली हाथ यहाँ पर आ जाऊंगा? मैंने उस दर्मिका के बारे में सब कुछ पता किया है। कुछ है जिससे वो दर्मिका भी डरती है। चित्रा तुरंत पूछ पड़ती है, किससे डरती है वो दर्मिका अनुराग जी? अनुराग जवाब देता है, कोड़े से। चित्रा जी, आखिर कोड़े की मार खाने से ही तो उसकी मौत हुई थी। इसी वजह से वो कोड़े से डरती है और वो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। इतना कहकर अनुराग अपनी पीठ के पीछे से एक काले रंग का बड़ा सा कोड़ा निकालता है और चित्रा को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए चित्रा जी, कोड़ा। जब तक ये कोड़ा हमारे पास है वो दर्मिका हमारा कुछ नहीं कर सकती है। चित्रा जानबूझकर डरते हुए कहती है, अनुराग जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, हमें ना यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, चलिए वापस चलते हैं। अनुराग चित्रा को समझाते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ ना चित्रा जी, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बेवजह डर रही हैं। और वैसे भी जब तक मैं उस दर्मिका को देख नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आखिर मैं उससे मिलने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, ये अनुराग जी तो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, अब क्या करूँ? कि मिस्टर स्टीफन सर भी ना पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं, अब तक तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। चित्रा बार बार अनुराग को समझाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से जाने का बोल रही थी, पर अनुराग जिद लेकर बैठा हुआ था कि वो दर्मिका को देखे बगैर वहाँ से नहीं जाने वाला। चित्रा जानबूझकर डरने का नाटक करते हुए कहती है, अब अनुराग जी, मेरा दिल ना बहुत जोरों से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चलिए ना चलते हैं यहाँ से, वैसे भी हमें यहाँ पर आए हुए काफी वक्त हो गया है। मुझे तो लगता है सब अफवाहें थी, यहाँ पर कोई दर्मिका नहीं भटक रही है। अनुराग चित्रा से पलट कर कहता है, चित्रा जी, मैं बोल रहा हूँ ना, डरने की कोई बात। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसे किसी चीज की आहट सुनाई देती है और वो अपनी बात पूरी करे बगैर ही चुप हो जाता है। अनुराग चित्रा से पूछता है, आपको बेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है चित्रा जी? चित्रा को भी बेड़ियों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पैर में बेड़ियां बंधी हुई हो और कोई उनसे घसीटते हुए चल रहा हो। अनुराग खुश होते हुए कहता है, आपने सुना ना चित्रा जी, वो आ रही है। ये उसी के आने की आहट है, क्योंकि उसी के पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी। बेड़ियों की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बेड़ियों की आवाज नजदीक आती जा रही थी, चित्रा की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, पर अनुराग मुस्कुरा रहा था। अनुराग और चित्रा ने अपनी नजरें सामने ही जमाई हुई थी, पर अभी तक कोई उन्हें नजर नहीं आया था। उसी वक्त चित्रा को किसी चीज का एहसास होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कसकर चीख पड़ती है, आ! अनुराग भी जैसे ही पीछे पलटता है, वो भी चीख पड़ता है, आ! सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।